Hello everybody, welcome to the video and welcome to this YouTube channel called Anthroशाला। तो अगेन इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि क्यों पेपर सेकंड जो है वो लो स्कोरिंग पेपर हो जाता है। इस साल मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ बात की, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ जो है वो कुछ डिस्कशंस हुए, जिसके अंदर आफ्टर द पेपर उन्होंने पेपर फर्स्ट को जो है वो जिम्मेवार ठहराया कि पेपर फर्स्ट हमारा बढ़िया नहीं हुआ है, हमारे पास जो है वो आंसर्स के स्ट्रक्चर नहीं बने, हमें चीज़ों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आया, हमने अपनी ओर से चीज़ों को बना के लिखने की कोशिश की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा कि पेपर फर्स्ट जो है वो उनका ख़राब गया है एंड कंपैरेटिवली जो पेपर सेकंड है वो आपके पास जो है वो उनका ठीक ठाक गया था। लेकिन जब रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद मार्कशीट आने के बाद जो है चीज़ें बिल्कुल उल्टी हमें दिखाई दी। हमें ये दिखाई दिया कि जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर फिर भी एवरेज मार्क्स स्कोर किए जा रहे थे इन दी पेपर सेकंड, जो कि लोग जो कि एस्पिरेंट्स बहुत अच्छा बता रहे थे कि उनका पेपर सेकंड बहुत अच्छा गया है, उसके अंदर मार्क्स जो है वो लेसर देन एवरेज आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं। जिन्होंने ये बताया कि हम पेपर सेकंड को बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के आए हैं, ट्राइबल्स वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से लिख के आए हैं, तो उनके अगेन मार्क्स जो है वो एवरेज रह गए। तो इसलिए जो है वो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है दैट व्हाट किल्स मार्क्स इन पेपर सेकंड। बच्चों की प्रेपरेशन बढ़िया होती है, सिलेबस सब कुछ जो है वो बढ़िया पढ़ के जाते हैं चीज़ों को, लेकिन पेपर सेकंड के अंदर क्वेश्चन पेपर सेट करने का ये तरीका होता है कि वो जो सारी की सारी प्रेपरेशन है वो धरी की धरी रह जाती है। वो जो नॉलेज है, वो जो नॉलेज बेस है आपका, वो पेपर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन मैं कुछ प्रिंसिपल्स या फिर थ्योरी के अंदर बात नहीं करूँगा, मैं कोई कंटेंट की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात नहीं करूँगा। वो आगे चल के हमारे यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम्स चलेंगे, हमारे जो है वो ऐप के ऊपर प्रोग्राम्स चलेंगे, वहाँ पे कंटेंट की बात की जाएगी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो बात है वो मुद्दे की जाएगी कि फंडामेंटल मिस्टेक क्या हो जाती है। एक जो फंडामेंटल मिस्टेक मैं हर एक एस्पिरेंट के अंदर पाता हूँ, हर एक एस्पिरेंट के अंदर देखी जाती है, खास करके इन पेपर सेकंड, वो ये है कि जो सवाल हैं वो बहुत जनरलिस्टिक तरीके से पूछे जाते हैं। देखो, जो आपका पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड डील्स विद इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि इंडियन सोसाइटी की जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो इंडियन सोसाइटी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ या फिर उनके बारे में जो है वो बातचीत की जाएगी आप लोगों से पेपर सेकंड के अंदर। ठीक है, अब देखो ऑप्शनल और जर्नल स्टडीज़ के अंदर डिफरेंस क्या है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर डिफरेंस क्या है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर आपको पर्सपेक्टिव्स दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल का एक एग्जांपल ही देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है वर्ना एंड बुद्धिज्म। अगर यही क्वेश्चन जो है वो जर्नल स्टडीज पेपर फर्स्ट के अंदर पूछा जाए कि वर्ना और बुद्धिज्म के एंड का मतलब होता है रिलेशनशिप, यहाँ पे जब राइटर शॉर्ट नोट में आता है तो अगर ये सवाल जो है ये पूछा जाए वर्ना एंड बुद्धिज्म का पेपर फर्स्ट के अंदर, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के अंदर, तो बेसिकली आप ये कहोगे कि जो है वो आपके पास गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध बेसिकली उन्होंने बुद्धिज्म का जो है वो इजाद किया, और बुद्धिज्म बेसिकली जो आपका वर्ना सिस्टम है, जो आपके पास ये स्ट्रेटिफाइड डिवीजन है, जो आपके पास ये कास्ट सिस्टम का बर्थ राइट डिवीजन है, इसको ये खारिज करता है और ये कहता है कि लोगों की डीड्स को जो है वो आप देखिए और उस हिसाब से लोगों के साथ जो है वो ट्रीट कीजिए। तो सारे लोगों की इक्वालिटी बनाने के लिए इसने जो है वो संघ का जो है वो आविष्कार किया, या फिर जो संघ का जो है वो कंसेप्ट दिया। ठीक है, इस तरह से आप जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के अंदर लिखते हैं। बच्चे जब ऐसा सवाल देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, तो जो पेपर और जो चीज़ें सारी की सारी उन्होंने पढ़ी हुई होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें साइड पे धरी की धरी रह जाती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो साइड लाइन हो जाती हैं, और उनको जो भी आपके पास जर्नल स्टडीज पेपर फर्स्ट वाला जो पर्सपेक्टिव है वही चीज़ें जो है वो लिखाते हैं। अगेन जब मैंने बच्चों के साथ ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था वर्ना एंड बुद्धिज्म, कि उन्होंने किस तरह से लिखा इसको सवाल को,
तो उन्होंने यही बात कही थी कि सर मैंने बहुत ही जनरलाइज तरीके से इस सवाल को लिखा कि आपके पास ये जो है वो गौतम बुद्ध ने वर्ना के अगेंस्ट जो है वो अपना बुद्धिज़्म का जो कंसेप्ट है, संघ का जो कंसेप्ट है, वो जो है वो लेके आए, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेटिफाइड डिवीजन है वो एगैलिटेरियन के अंदर जो है वो स्थापित हो सके। अब क्या फ़र्क रह गया एक जनरल स्टडीज़ पेपर के अंदर और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर? एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर खास करके अब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं अपने अगले अटेम्प्ट के लिए, तो याद रहे कि जब आप पेपर सेकंड करते हो तो पेपर सेकंड को पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ण और बुद्धिज़्म को और किस तरह से बुद्धिज़्म इंडिया के जो वर्ना सिस्टम के अंदर आया है और किस तरह से ये जीवित है, इसको ग्रुए ने, जीएस ग्रुए ने जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है। जीएस ग्रुए कहते हैं कि आपके पास जो वर्ना सिस्टम है, वो जो बुद्धिज़्म है वो वर्ना सिस्टम के खिलाफ इंडिया के अंदर जो है वो आया। जो एक वर्ना का एक स्ट्रेटिफाइड डिवीजन था उसके खिलाफ जो है वो बुद्धिज़्म एज आ कंसेप्ट इंडिया के अंदर जो है वो खड़ा हुआ। बट आजकल अगर देखा जाए बुद्धिज़्म के अंदर वर्ना की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो वर्ना सिस्टम की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिसेस, ये जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो वर्ना के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, दे आर डीप रूटेड इन अवर कल्चरल, इन अवर इकोनॉमिक सिस्टम्स। जो आपके हमारे कल्चरल सोशो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो वर्ना की जो फिलॉसफी है या फिर जो वर्ना के जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी डीपली रूटेड हैं, जिसके वजह से बुद्धिज़्म तो आ गया, बुद्धिज़्म आया वर्ना के खिलाफ, लेकिन आजकल बुद्धिज़्म के अंदर भी वो सारी की सारी जो है वो वर्ना सिस्टम वाली जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये है आपका पहला पर्सपेक्टिव, जीएस ग्रुए का पर्सपेक्टिव। ठीक है, उन्होंने समझाया, ओरिजिन बता दिया और आज किस तरह से दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है वो कोएग्जिस्ट कर रही हैं, उस चीज़ को समझा दिया। ये ग्रुए का पर्सपेक्टिव है, जो जिसको हम बुकिश पर्सपेक्टिव कहते हैं, इंडोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। द सेकंड पर्सपेक्टिव इट कम्स फ्रॉम एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास कहते हैं कि बहुत बार बुद्धिज़्म, खास करके जो नियो बुद्धिज़्म है, उसको यूज़ किया गया है खुद को संस्कृताइज करने के लिए, कि एक बार आप जो है वो संघ के अंदर आ जाते हो, एक एगैलिटेरियन सिस्टम के अंदर आ जाते हो, एंड देन उसके बाद जो है वो आप एक ऊंची पदवी के ऊपर जो है वो विद द हेल्प ऑफ योर जॉब, विद द हेल्प ऑफ योर जॉब के सहायता से, या फिर जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी सहायता से, आपका जो पैसा है उसकी सहायता से आप वर्ण की श्रेणी के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ पलायन जो है वो कर सकते हो, मोबिलाइजेशन जो है वो कर सकते हो। तो उन्होंने किस तरह से वर्ण व्यवस्था, संस्कृताइजेशन और बुद्धिज़्म तीनों चीज़ें कोएग्जिस्ट कर रही हैं उस चीज़ को समझाया। देन उसके बाद इरावती कार्वे का पर्सपेक्टिव आ जाता है। इरावती कार्वे कहती हैं कि इंडिया की सोसाइटी इट्स अ हाईली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, तो बुद्धिज़्म जो है वो एगैलिटेरियनिज्म और जो हाईली स्ट्रेटिफाइड वर्ण सिस्टम है उसके बीच का एक मीडिएशन कर रहा है, मांडवी कर रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे महाराष्ट्र के विलेजेस के अंदर अपनी जो है वो काम किया था और उससे उन्होंने ये जो है वो कंक्लूजन निकाला। सिमिलरली जो है वो एंड्रे बेटल जो है वो अगेन नियो बुद्धिज़्म को स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो नियो बुद्धिज़्म एक पॉलिटिक्स का टूल बन गया है। ठीक है, तो देखो क्या है कि आपके अगेन ये जो है वो आप पॉलिटिक्स का टूल बन गया है और एक तरह से जो है वो अलग से वर्ण आश्रम सिस्टम के अलग से जो है वो उसको देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। आई बिलीव कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो कि आपको पहले पता नहीं होगा। ठीक है, आई बिलीव कि सब लोगों ने जो है वो इन चीज़ों के बारे में सबको अवेयरनेस होगी। बट दिक्कत क्या आती है कि जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जब रिलेशनशिप बिटवीन वर्ण बुद्धिज़्म, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं आप लोगों से, तब आपका जो एक फ्लो है वो जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट वाला फ्लो बन जाता है। आप ये भूल जाते हैं कि आप एंथ्रोपोलॉजी के पेपर के अंदर बैठे हैं। अगेन एक बहुत ही जनरलाइज सेंस के अंदर सवाल जो है वो आप जो है वो लिख के चले आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर यू कुड हैव स्कोर्ड 70% मार्क्स। ठीक है, 7 नंबर जो है वो इस क्वेश्चन से आ सकते थे आपके, अगर चीज़ों को बहुत स्ट्रक्चरली और अच्छे से इस तरह से लिखा जाता। बट नाउ यू आर ओनली एबल टू स्कोर द 5 मार्क्स और 4.5 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है।
सिमिलरली अगला क्वेश्चन है धर्म वर्सेस रिलीजन। अगेन बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो बड़े बड़े वेग ही तरीके से जो है वो लिखा है। धर्म को सिंपली वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के आ गए हैं, और रिलीजन को जो है वो उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर या फिर एक बिलीफ सिस्टम की तरह से जो है वो लिख दिया। एंड बहुत सिंपली जैसे आप जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट के अंदर लिखते हो अपने व्यू पॉइंट्स को, उसी तरह से उन्होंने जो है वो कभी इधर से कभी उधर से, मतलब बहुत ही जनरलाइज तरीके से लिख दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी जो खेल है वो है व्यू पॉइंट्स का। पेपर सेकंड के अंदर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत कम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो आपको स्टडी करने हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। पेपर सेकंड के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि पेपर सेकंड के अंदर जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एक्सप्लिसिटली नाम नहीं लिखे हैं। एलपी विद्यार्थी वगैरह के नाम जो है वो आपको मिल जाते हैं, बट ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम एक्सप्लिसिटली नहीं लिखे गए हैं। तो आपको कंसेप्ट्स को देखना पड़ता है और उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जो मेजर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इतने ज़्यादा है भी नहीं खैर वो। ठीक है, तो उनके पर्सपेक्टिव से जो भी आपको पेपर सेकंड में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में पूछा जाए, तो उन चीज़ों को जो भी आपसे पूछी जा रही है, उन चीज़ों को इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से आपको स्टडी करना है, उनके पर्सपेक्टिव से आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्मा वर्सेज रिलीजन, अगेन जीएस गुरुए का पर्सपेक्टिव क्या है इसके रिगार्डिंग। वो कहते हैं कि धर्मा दे आर सिंपल वर्ण बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वर्ण बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। रिलीजन इट इज अ बिलीफ सिस्टम। ऑन द अदर हैंड एमएस श्रीनिवास वो बेसिकली कहते हैं दीज आर नॉट वर्ण बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट दीज आर द धर्म बिकम्स इन इंडिया नाउ इट हैज बिकम द कास्ट करेक्टरिस्टिक। ठीक है, कि हर एक कास्ट का जो है वो धर्म का जो कंसेप्ट है वो अलग है। ठीक है, क्षत्रिय धर्म, ठीक है, हर एक जो आपके पास कास्ट में लो है उसका अपना जो है वो आपके पास कास्ट करेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके पास जो है वो आश्रम एज के हिसाब से उसकी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देन उसके बाद जो है वो इरावती कारवे कहती हैं दैट धर्म इट्स मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड फ्लूडिक कंसेप्ट, कि जैसे ही आपका प्रोफेशन बदलता है आपका धर्म बदल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड रिलीजन इट इज़ मोर रिजिड कंसेप्ट। ठीक है, तो अगेन मैं थोड़ा सा इसको जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर और आगे जो है वो चीज़ों को समझा जाए तो चीज़ें जो है अगेन आपके पास जो है वो रामानुजन का ए.के. रामानुजन का जो है वो पर्सपेक्टिव है। अगेन मैं ज़्यादा इसको जो है वो खोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जितना बंधा रहे, जितना कंसाइज तरीके से इस वीडियो को मैं समझा सकूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड आता है तो इन चीज़ों को, इन सवालों को पर्सपेक्टिव से समझना है। जो आपके पास इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अच्छे से जानिए, अच्छे से समझिए। Similarly, the impact of globalization on Indian village. मैं हैरान हूं कि उस सवाल के अंदर किसी ने एस.सी. दुबे का नाम नहीं लिखा, फिर बच्चे कहते हैं कि नंबर नहीं आते। ठीक है, एस.सी. दुबे का कोई नाम नहीं लिख के आया। तो अगेन वहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे इंडियन सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव्स हैं। किसी ने उन पर्सपेक्टिव्स के बारे में चिंता नहीं की, उन पर्सपेक्टिव्स के बारे में नहीं लिखा। वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वहाँ पे इन लोगों ने एम.एन. श्रीनिवास और योगेंद्र सिंह का जो एक डिबेट है उसके बारे में बात नहीं की। तो देयर आर सर्टन थीम्स हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं आपके पास। उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को 360 डिग्री में पढ़िए, समझिए, तब जाके जो है वो आपके पास पेपर सेकंड के अंदर नंबर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अच्छे से समझते नहीं हो, उनके व्यू पॉइंट को अच्छे से नहीं समझते हो, देन यू आर नॉट एबल टू पुट दैट पर्टिकुलर डेटा, दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन योर आंसर्स। सवाल के अंदर आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से डालेंगे, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो, ताकि दिक्कत ना आए, चीज़ों को थोड़ा सा होलिस्टिकली समझिए। पहले पेपर का व्यू पॉइंट समझिए कि जो सवाल हैं वो पूछे किस तरह से जा रहे हैं। अगर उस चीज़ को आपने समझ लिया, देन यू हैव क्रैक्ड 60% ऑफ द पेपर सेकंड।
60% पेपर सेकंड जो है वो वहीं पे हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है, ऐसी वीडियोस मैं और लाने की कोशिश करूँगा ताकि चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो आपको क्लियर होती रहे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।